हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, आज त्रिभुज के पार्ट 14 में, पार्ट 13 तक हमने पढ़ लिया था। पार्ट 14 में एक्सरसाइज 6.4 से के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बनाना शुरू करेंगे। ये त्रिभुज का पार्ट 14 है, जिसमें हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे एक चीज़ शेयर करना है। बहुत से बच्चे मोबाइल नंबर मांग रहे हैं 9546235051। ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पे व्हाट्सअप चलता है। आप यदि चाहे तो कोई भी इंक्वायरी के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं 9546235051। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार, वो आधार कौन है? आधार है BC। इसको देखिए कलर कर देते हैं हम, रेड से हमने इसको क्या किया, कलर कर दिया। यानी एक ही आधार पे ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। कौन से त्रिभुज? ABC और DBC। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, यदि AD BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO होता है। ये हमें क्या करना है? यह हमें दर्शाना है। चलिए, तो सबसे पहले काम हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले ये देखिए कि त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में जो दिया था हमने लिख दिया, ये सिद्ध करना है। रचना हमने क्या किया कि त्रिभुज ABC में शीर्ष A से AE लंब BC खींच दिया और त्रिभुज DBC में शीर्ष D से DF लंब BC खींच दिया। ठीक है। अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंब हमें चाहिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर देखिए, यदि हम त्रिभुज AEO और त्रिभुज DFO को यदि समरूप सिद्ध कर पाए तो हमें AE बटा DF मिल जाएगा, AE बटा DF मिल जाएगा। ये आसानी से हमें मिल सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे AEO और DFO को समरूप सिद्ध करना, या आप पहले क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, जैसी मर्जी आप कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, पर क्षेत्रफल ही निकालते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या है? BC और गुने ऊंचाई क्या है? AE बटा सेम चीज़ फार्मूला लगेगा 1/2 गुने, इसकी भी आधार BC है तो BC गुने, लेकिन ऊंचाई क्या है? DF है। क्या है? DF है। अब देखिए हाफ हाफ से कट जाएगा, BC BC से कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा? AE बटा DF मिल जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है। फिर लिखेंगे, फिर त्रिभुज, अभी छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज त्रिभुज AEO एवं त्रिभुज DFO में देखते हैं क्या मिल रहा है। AEO और DFO में क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो देखिए ये समकोण है AEO और DFO, ये इधर से समकोण है तो लिखेंगे कोण AEO बराबर कोण DFO बराबर 90 डिग्री, अर्थात लिख लेंगे, अर्थात क्यों है? लिख लेंगे क्योंकि AE लंब BC तथा DF लंब BC रचना में हमने काटा था तो लंब है तो समकोण बनाएगा। तथा और क्या मिल रहा है? और देख लेते हैं। ये कोण देखिए X बन रहा है तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, या अर्थात त्रिभुज कोण EOA बराबर हो जाएगा कोण EOA बराबर कोण FOD। कोण FOD बराबर होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है।
है ना। खूब प्यार से समझिएगा, एकदम धीरे धीरे से समझिएगा। EOA और DFO की हमने चर्चा की, दो कोण मिल गए, तिरछा अपने आप मिल जाएगा, इसलिए कोण समरूपता के नियम से, कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज AEO समरूप हो जाएगा त्रिभुज DFO के। त्रिभुज AEO समरूप हो गया त्रिभुज DFO के। अब लिख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। इसलिए हमें सिद्ध क्या करना है, AO बट्टा DO, है ना। अब देखिए ये AE बट्टा DF हो सकता है, AE बट्टा DF, AE DF के समानुपाती हो जाएगा और AO जो होगा वो DO के समानुपाती हो जाएगा, बराबर AO बट्टा DO। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। देखेंगे अब यहाँ पे आ जाते हैं समीकरण 1 व 2 से। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए AE बट्टा DF है और यहाँ पे AE बट्टा DF बराबर AO बट्टा DO आया है, तो हम AO बट्टा DO लिख सकते हैं। AE बट्टा DF की जगह पर AO बट्टा DO, है ना। समीकरण 1 और 2 से AE बट्टा DF बराबर AO बट्टा DO आया है और यहाँ पे AE बट्टा DF है, तो AE बट्टा DF की जगह पे हम AO बट्टा DO लिख लेंगे। और ये देखिए यही चीज़ हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। ये कितनी आसानी से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। बस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने लंब डाला था और DBC का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने इसका लंब डाल दिया था। और ये छोटे वाले त्रिभुज में इसको भुजाओं को समानुपाती किया था, AE बट्टा DF बराबर AO बट्टा DO। और चूंकि AO बट्टा DO ही सिद्ध करना था, इसलिए AO बट्टा DO लिखेंगे और AE DF के बराबर हो जाएगा। अब देखिए AE बट्टा DF जो है AO बट्टा DO के बराबर हो गया, तो AE बट्टा DF की जगह पे AO बट्टा DO आसानी से हम लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, है ना। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल है ये बराबर है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के, तो निश्चित तौर पे इसकी सभी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए दोनों का क्या किए हैं, एक ही माप का दोनों त्रिभुज बनाएंगे। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, और दूसरा दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। चलिए बनाते हैं, उत्पत्ति करते हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, है ना। तो ये जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो परमेय 6.6 से, परमेय 6.6 यूज करेंगे। परमेय 6.6 कहता है कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। अर्थात ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बट्टा AB किसके समानुपाती होगा, तो PQ के। AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बट्टा QR का होल स्क्वायर बराबर AC बट्टा PR का होल स्क्वायर होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि दिया है इसलिए ये हो जाएगा, तथा और क्या दिया है, और दिया है
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये दिया है। जब ये क्षेत्रफल दिया है तो अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1 हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल यदि बराबर है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों में भाग देंगे तो दोनों का अनुपात तो एक ही आएगा यदि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। देखिए यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो, तो दोनों का क्षेत्रफल यदि बराबर है तो अनुपात सदैव हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि यहाँ भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, और यहाँ पे इसका अनुपात 1 हो रहा है, अर्थात भुजाओं का भी जो अनुपात होगा वो 1 ही होगा। 1 से क्या हो जाएगा, AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बट्टा QR का होल स्क्वायर बराबर AC बट्टा PR का होल स्क्वायर बराबर 1 होगा। या हम लिख सकते हैं इसको AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR बराबर 1 क्यों लिखेंगे इसको ज़रा समझ लेंगे, है ना। यदि मान लेते हैं हम कि AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर बराबर 1 है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो ये रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 1 का मान 1 ही होगा, तो मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार सबका कर सकते हैं, ये समझ गए होंगे। लिखेंगे क्योंकि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1 है। क्योंकि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1 है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1 है तो ये हो जाएगा AB बराबर PQ और BC बराबर QR और AC बराबर PR होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 1 आ रहा है, अर्थात AB का मान यदि 20 है तो PQ का मान भी 20 रखेंगे तब ना कट के 1 होगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। 2 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए, कुछ भी मान रखेंगे, कट के क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और AC PR के बराबर है। लिखेंगे अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में देखते हैं क्या मिल रहा है। AB बराबर PQ मिल गया, BC बराबर QR मिल गया तथा AC बराबर PR मिल गया। इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, स्याही डालना भूल गए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR के। अब कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे कि सर बहुत बार आपने भुजा 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 समरूपता का नियम लिखा था, तो देखिए समरूपता का नियम ये सिद्ध हो गया, इसको हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड, है ना। देखिए समरूपता का नियम तब लिखते हैं ना जब भुजाएं समानुपाती होती है, अर्थात AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR हो, यानी भुजाएं तीनों क्या हो, समानुपाती हो, तब लिखते हैं भुजा 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 समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन जब भुजाएं बराबर हो, AB PQ के बराबर हो, BC QR के बराबर हो और AC PR के बराबर हो, तब समरूपता का नियम नहीं लगेगा, तब लगेगा भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। पर जब हम एक्सरसाइज 6.1 पढ़ा रहे थे तो उसमें डिटेल में समरूपता और सर्वांग समता के बारे में
डिटेल में बताए हैं। यदि आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो आप जाके 14.1 का वीडियो देखेंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु पर AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F है तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज DEF यानी इसके क्षेत्रफल, इस टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करने हैं। दिया क्या है, हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। सिद्ध करना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर वाट। ये चीज़ें हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। चलिए उत्पत्ति की बात करते हैं। लिखेंगे चूँकि दिया है बिंदु D तथा बिंदु E त्रिभुज ABC की भुजाओं AB एवं AC का मध्य बिंदु है। AB एवं AC का मध्य बिंदु है। ध्यान से देखेंगे, बिंदु D तथा दिया है बिंदु D तथा बिंदु E, बिंदु D तथा बिंदु E भुजा AB और BC यानी त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC का मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु होगा, देखिए जब ये समान अनुपात में इसको विभाजित करेगा, कोई रेखा किसी त्रिभुज में है ना, किन्हीं दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी रेखा के क्या हो जाती है, तीसरी रेखा के समानांतर हो जाती है। अर्थात इसलिए हो जाएगा DE समानांतर AC, DE समानांतर अर्थात ये वाली जो लाइन है ना, ये किसके समानांतर हो जाएगी, ये इस वाली लाइन AC के समानांतर हो जाएगी। ये वाली लाइन इस लाइन के समानांतर हो जाएगी। जब ये लाइन इस लाइन के समानांतर हो जाएगी और चूंकि हम जानते हैं कि ये मध्य बिंदु है, अर्थात ये AB और BC को हाफ हाफ में विभाजित करती है, अर्थात बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो ध्यान से देखेंगे, ये टोटल का AD आधा होगा, इसी प्रकार टोटल AC का आधा DE हो जाएगा। अर्थात DE बराबर हो जाएगा हाफ AC। DE बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AC। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे, 1 दे देंगे, क्योंकि DE समानांतर AC है और D और E जो है भुजा BC और AB का मध्य बिंदु है, तो AC का हाफ हो जाएगा DE। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज, देखिए हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात होना चाहिए, वैल्यू ज्ञात होना चाहिए। दूसरा DEF का वैल्यू ज्ञात होना चाहिए। और ये वैल्यू कैसे निकलेगा, मान लेते हैं कि ABC का हमने कुछ मान भी मान लिया, एक ABCD कुछ मान लिया, तो त्रिभुज BDE और त्रिभुज CEF और त्रिभुज ADF, इन तीनों त्रिभुजों का 1 2 तीनों त्रिभुजों का मान पता होना चाहिए। तब ना टोटल में से तीनों का मान घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा और फिर इसका अनुपात निकाल सकते हैं। डायरेक्ट तो हम DEF का मान नहीं निकाल सकते, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है कि DEF का मान निकालें। इसलिए बारी बारी से इन तीनों त्रिभुजों का क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों त्रिभुजों का हम मान निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज BED, त्रिभुज BED एवं त्रिभुज BCA में देखते हैं क्या मिल रहा है। BED और BCA में क्या मिल रहा है, दोनों में कोण B जो है कॉमन है, तो लिख लेंगे कोण DBE बराबर हो जाएगा कोण ABC क्या है, तो ये शीर्षा भूमि कोण नहीं है, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। खूब आराम से प्यार से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तथा और आ जाते हैं, और क्या बराबर है,
कोण ई डी बी, कोण ई या बी डी ई, कोण बी डी ई बराबर होगा कोण बी ए सी। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये जो है ना समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एक लाइन कट रही है, त्रिभुज ये इसी प्रकार से बन रहा है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन कट रही है। चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ से दिखा देते हैं आपको, है ना। और ये वाला मान लीजिए हमारा BC लाइन गया है, इसको हम A कह रहे हैं और इसको B कह रहे हैं, इसको D कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, तो यही वो लाइन है जिससे हमारा त्रिभुज, यही वो लाइन है जिससे हमारा त्रिभुज इधर बन रहा है और ये भी इसका मिड पॉइंट हो रहा है। तो दोनों त्रिभुज समानांतर है। तो अब देखिए इसके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, अर्थात ये वाला जो कोण होगा ना इस वाले कोण के बराबर होगा, अर्थात BDE ये वाला कोण जो है BAC इस वाले कोण के बराबर होगा। इसको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। क्या लिखेंगे? क्योंकि संगत कोण है और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दो कोण मिल गया, तीसरा मिलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप मिल जाएगा। इसलिए कोण कोण समरूपता के नियम से, कोण कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज BED समरूप हो जाएगा त्रिभुज BCA का। ये समरूप त्रिभुज हो गया BDE और BCA का क्या हो गया? ये समरूप हो गया। चलिए अब आते हैं आगे, क्या करेंगे? अब देखिए समरूप हो गया तो यहीं पे हम प्रमेय लगा देते हैं। इसलिए प्रमेय 6.6 से, प्रमेय 6.6 क्या कहता है? समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल इसके भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। और भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्या होंगे इसके? अब देखिए DE बट्टा AC, यही ले लेते हैं, DE बट्टा AC इसके वर्गों के बराबर। BD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल बराबर DE बटा AC का होल स्क्वायर है। अब देखिए DE के जगह पे हम हाफ AC लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे हम हाफ AC गुने AC को भी 1/AC लिख देंगे, क्योंकि ये तो नीचे ही रहना है। तो AC यदि कट जाता है और इसका वर्ग निकालना है तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। अब देखिए ये क्या हो गया? त्रिभुज BED का क्षेत्रफल और त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1/4 आ गया। इसी तरह जो होगा त्रिभुज ECF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल बराबर उसी प्रकार से होगा त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल, त्रिभुज आप FAD का क्षेत्रफल, FAD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BCA का क्षेत्रफल बराबर 1/4 होगा। अर्थात ये 1, 2 और 3 तीनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4 1/4 किसके अनुपात का? ECF और BCA का अनुपात का, अर्थात तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज BCA का है या ABCA का क्षेत्रफल के अनुपात का 1/4 हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कैसे होगा। चलिए इस पे थोड़ा सा हम फोकस कर देते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे हमने मान लिया है ना DE समानांतर AC, और क्यों माना है? क्योंकि बिंदु D तथा E त्रिभुज ABC की भुजाओं AB एवं AC का मध्य बिंदु है। तो देखिए जब हम ECF की बात करेंगे, त्रिभुज ECF और त्रिभुज BCA की बात करेंगे, तो देखिए हम ये कहेंगे कि बिंदु E और बिंदु F भुजा BC एवं AC का मध्य बिंदु है, यानी BC और AC का मध्य बिंदु है। तो EF जो होगा
ए बी के समानांतर हो जाएगा और ई एफ ए बी के समानांतर हो जाएगा। चूँकि ये दोनों मध्य बिंदु पे है बी सी और ए सी के, तो ये ए बी बराबर हाफ ई एफ हो जाएगा। जैसे डी ई बराबर हाफ ए सी, तो उसी प्रकार से हो जाएगा ई एफ बराबर हाफ ए बी हो जाएगा। और फिर त्रिभुज ई सी एफ और त्रिभुज बी सी ए का काम करेंगे तो एक कोण सी दोनों में कॉमन हो जाएगा और एक संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और बी ई डी की जगह पर मान लीजिए ई सी एफ लिख देते हैं। तो प्रमेय 14.6 से अब क्या हो जाएगा, अब देखिए अब जो होगा ई एफ बट्टा ए बी होगा, यहाँ पे ई एफ बट्टा ए बी हो जाएगा। और ई एफ बट्टा ए बी का जो होल स्क्वायर आएगा ना, वो भी यहाँ पे मान जो हाफ ए बी रखेंगे, हाफ ए बी रख देंगे, तो हमारा ए बी बट्टा ए बी कट जाएगा हाफ डी के जगह पे। यानी यहाँ पे जो हम लिखते ई एफ बट्टा ए बी, तो ई एफ को हाफ ए बी लिखते तो ए बी कट जाता, स्क्वायर होता तो 1/4 आता। इसी प्रकार से हम इस तीसरा का भी काम कर लेते, उसका भी अनुपात क्या आता है, 1/4 ही आता। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए अब इसमें आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जाएगा। ये तीनों का क्षेत्रफलों का अनुपात हमें मिल गया। अब मान लेते हैं बारी बारी से सबका क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लेते हैं, माना त्रिभुज बी सी ए का क्षेत्रफल बराबर x। बी सी ए का क्षेत्रफल क्या मान लिए, x। तो देखिए बी सी ए का क्षेत्रफल का ये 1/4 है, इसलिए त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी एफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एफ ए डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x × 1/4। 1:4 के बराबर है बी सी ए के, तो x × 1/4 बराबर हो जाएगा x/4। ये समझ आएंगे, इसका क्षेत्रफल x/4 हो जाएगा। अब चूंकि हमें डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, अतः त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये बीच वाला का क्षेत्रफल, यदि टोटल के क्षेत्रफल में से 1 2 3 ये तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा दे तो डी ई एफ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी ए का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ई सी एफ का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज एफ ए डी का क्षेत्रफल। अब देखिए डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी सी ए का क्षेत्रफल, बी सी ए का क्षेत्रफल x है, तो x माइनस इन टोटल सबका क्षेत्रफल क्या होगा, x/4 प्लस x/4 प्लस x/4। तीनों का क्षेत्रफल सेम है, तो ये हो जाएगा x माइनस तीनों को जोड़ेंगे तो 3x/4 हो जाएगा। और 3x/4 को एलसीएम लेंगे तो 4x माइनस 3x/4 हो जाएगा। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल आ जाएगा x/4। डी ई एफ का क्या क्षेत्रफल आ गया, x/4, है ना। इस तरह हमें जो ज्ञात करना है उस पर आते हैं। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज बी सी एफ का क्षेत्रफल लिखे या ए बी सी का क्षेत्रफल लिखे, क्षेत्रफलवा जो रहेगा वो परिवर्तित थोड़े होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल डी त्रिभुज एफ ए डी की जगह पर ई सी एफ का क्षेत्रफल था, ठीक है। और यहाँ पे हमने निकाला था डी ई एफ का क्षेत्रफल x/4, तो ये हो जाएगा x/4 बट्टा ए बी सी का क्षेत्रफल x है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, तो x/4 गुने 1/x हो जाएगा, x कट जाएगा, तो 1/4 कहिए या 1:4 कहिए, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। या मान निकालना था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मान निकालने को कह रहा है ना कि इसका मान निकालिए, तो इसका मान हो जाएगा 1:4 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो त्रिभुज के पार्ट 14 लेकर आएंगे, या नहीं ये तो पार्ट 14, पार्ट 15 में इसके जो रेस्ट क्वेश्चन बच गए हैं 6, 7 और 8। 8 में तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, 6, 7 और 8 तीनों क्वेश्चंस आज शाम में या कल बन जाएंगे और अपलोड हो जाएंगे आप लोग के लिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वाला सेशन आपको समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें वीडियो को। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद।